देखो ये आता है, क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, जैसे पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ना वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, उसमें नहीं पता चलता कि कितना कैश अवेलेबल है, क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, या कितना कहाँ से पैसा आया है, ये सब कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए ना कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि कैश एंड बैंक अकाउंट हम लोग बनाते हैं। यही कैश और बैंक अकाउंट में जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटमेंट की फॉर्मेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कैपिटल रिसीव में क्या आता है, कंपनी ने लोन लिया। रिवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंशन करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया हो, तो वो सब होते हैं। रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ, कैपिटल रिसीव हुआ, तो वो सब दिखा है। और ये कैश फ्लो का इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और प्लस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग कैश एंड बैंक। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा देख लो, ऐसे इसी टाइप का फॉर्मेट बनाओगे तुम। उसके बाद से क्या होता है, और इसका फॉर्मेट एएस नंबर 3 में है। और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो 4 अकाउंट बनते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। बेस्ड ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डायरेक्ट मेथड होता है। और बेस्ड ऑन बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है दिया हुआ है तो डायरेक्ट मेथड लग जाएगा। और अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिया है, देखो बैलेंस शीट में भी दिया है और इन्फॉर्मेशन में दिया है, तो वो डायरेक्ट मेथड लगता है, नहीं तो इनडायरेक्ट मेथड लगता है। बेस्ड ऑन एनी इन्फॉर्मेशन एनी मेथड, तो ये है। और यहाँ पे वही लिखा है कि छोटे मोटे बिजनेस तो बनाते नहीं हैं, और सेबी ने बोल रखा है कि सारी कंपनी को कैश फ्लो बनाने हैं। और कैश फ्लो इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लॉ प्रिपेयर्ड बाय, और IRDA से ऑल इंश्योरेंस कंपनी मस्ट अप्लाई डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड IRDA और सेबी ने बोला है कि मस्ट अप्लाई इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद बैलेंस शीट आता है। अब देखो सबसे पहले ना तुम देख लो ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में क्या आता है, और ना तुम्हारा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मतलब ना, जो कि क्या होता है, जो एज ए शेयर होल्डर हो गए, जो ना पैसा जिनसे लेते हैं, डिवेंचर हो गए, टर्म लोन हो गया, कैश लिमिट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अगर इन सब का कोई भी, इन सब से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो वो सारे के सारे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होता है। अगर तुम इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हो रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड का, तो और इनको क्या होता है, शेयर होल्डर को तुम क्या देते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड कर दो, तो वो भी क्या होता है, वो सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मतलब अगर कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड तुम्हारे में, तो फिक्स एसेट्स पीपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, या तुमने कोई लैंड रखी, उससे तो तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो वो सारा का सारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आता है। और जो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और कैश और बैंक इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ्स, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये सब क्या क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। सबसे पहले ना क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है ना, उनको ना तुम क्या करो, उसी समय काट दो। कॉन्ट्रा एंट्री को तुम सबसे पहले अवॉइड कर दो। यहाँ पे ये बताया गया ना कि जैसे डेटर 40,000, क्रेडिटर 30,000, और माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मतलब क्या होता है, उसी में से माइनस हो रहा है, उसी चीज़ में से माइनस हो रहा है। जैसे बैंक का 50,000 है, तो बैंक का 50,000, और उसी 50,000 मेरे पास बैंक में थे, उसी में से मैंने 10,000 पे कर दिए। और ये बैंक सेबी में 50,000 है, और SBI में तुम्हारे, SBI में 50,000, CBI में तुम्हारे 10,000 है। तो मतलब कि ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, तो माइनस अलग अलग अकाउंट को इसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हो, मतलब ये क्या हो रहा है, ये अलग अकाउंट को तुम्हारे रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री को तुम अवॉइड कर दोगे, तो फिर उसके बाद से ये बना दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, और तुम्हारे ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, क्लोजिंग बैलेंस इन कैश, क्लोजिंग बैलेंस इन बैंक। ठीक है, तो जो नेट इंक्रीज आएगा उसमें ये जोड़ोगे ना तो अपने आप ही तुम्हारा ये आ जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है मार्केट जो सिक्योरिटी है वो कम से कम 3 महीने से कम होनी चाहिए और वो ना ईजिली कैश में बनाया जा सकता है। और कैश का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड होता है। तो जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी 3 मंथ है तो उसको ईजिली बनाया जाता है। बैंक एफडी है तो उसको हाँ बनाया जा सकता है। लेकिन बैंक एफडी है 9 मंथ की है तो मतलब पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करें 3 मंथ वाली, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो ये नहीं बनाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? लेस देन 3 मंथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर है। तो क्या होता है? वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब देखो अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया है तो ये कहाँ चला जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? 9 मंथ क्यों रख रहे हो? तुम्हारा इंटरेस्ट कमाना ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है? ये तुम्हारा कैश एंड कैश मतलब इक्विवेलेंट है। और ये ना जैसे मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है जिसके अंदर 3 मंथ के अंदर ठिकाने लगा देंगे, इंटरेस्ट मिला। अगर मान लो इस पे तुमको 3 मंथ से लेस है और उस पर तुमको इंटरेस्ट मिला है तो ये ना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होगा, ये तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। ये देख लें। और गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट तो होगा नहीं। फिर उसके बाद से क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है? धंधे के आइटम जो बिजनेस के डे टू डे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं। और रेसिडुअल जो कहीं नहीं जा रहे हैं, दूसरे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो यहाँ पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है मतलब तुमने लैंड खरीदा उस पर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट आ जाते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तुमको पता है शेयर होल्डर्स वो हैं, उन लोग को तुम कुछ दे रहे हो, उन लोग से जो पैसा ले रहे हो तो वो तुम्हारे सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट आ जाते हैं। तो इसमें से भी क्या किया है? इसमें से भी पहले कॉन्ट्रा एंट्री अवॉइड किया है। देखो इंटरेस्ट फॉर्म फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये कहाँ जाता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो यही है। फिर ये बन जाएगा और फिर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और जो आएगा उसमें ये जोड़ोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। ये लिखा है बैंक में जो जमा था वो निकालते हो तो वो इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी है क्योंकि वो पैसा तुम निकाल रहे हो। लेकिन बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तुम्हारा क्या होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। फिर उसके बाद से आता है कि बैलेंस शीट और क्या होता है? तुमको इन्फॉर्मेशन दी हो तो क्या करेंगे? पहला कैश और बैंक अकाउंट अगर मैं दे दूं तो तुम उसमें से क्या कर लोगे? कैश फ्लो बना लोगे। लेकिन मान लो अगर तुम जैसे कि सेल्स ऑफ लैंड परचेज़ किए तो लैंड अकाउंट में भी तुम्हारा ये यहाँ पे आ जाएगा जो तुमने परचेज़ की है, और यहाँ पे आ जाएगा जो तुम्हारा सेल हुआ है। तो जब भी तुम लैंड और बिल्डिंग का भी तुम आगे जाकर के अकाउंट बनाओगे तो लैंड और बिल्डिंग में जो जैसे कि तुम्हारा जो क्रेडिट साइड आ रहा है मतलब कि कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड होगा। तो डेबिट मतलब क्या होता है? रिसीव होता है, तो पैसा मिला होगा। तो अगर तुमको कैश और बैंक अकाउंट नहीं दिया जाए, लैंड अकाउंट ही दे दिया जाए, तब भी तुम क्या कर सकते हो? कैश फ्लो तुम क्या कर सकते हो? बना सकते हो, बना लोगे। और देखो एजम्पशन ना इंस्टीट्यूट के हिसाब से लेना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बैंक लोन है 1 लाख और यहाँ पे 1,40,000 का है तो तुमने क्या किया होगा? 40,000 का और लिया होगा। अगर जैसे कि कार है, कार का 1 लाख और यहाँ पे 80,000 है तो मतलब कि 40,000 और लिया होगा तुमने, मतलब 20,000 का तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगा होगा यहाँ पे। तो ये एजम्पशन उसके हिसाब से लेना है तुमको। ठीक है, लॉस अकाउंट में क्या आता है? जो क्या होता है? बाहरी लोगों के खर्चे आते हैं जो चार्ज से रिलेटेड होते हैं। और प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में ना क्या होता है? जो ओनर होते हैं, जो रिलाइज होते हैं, मतलब प्रॉफिट ऑफ घर का होता है। अगर मान लो कि अगर मैं भी काम कर रहा हूँ और एक नौकरानी काम कर रही है लेकिन पापा पैसा नहीं है तो मुझे तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन नौकरानी को तो तुमको उसको देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है एक तरीके से। फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था तो एजम्पशन क्या लोगे कि उसने इशूड किया है। फिर ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? यहाँ पे देखो एक पीएनएल है लेकिन तुम एक तरीके से मान के चलोगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। तो इसमें मतलब वो शेयर होल्डर से रिलेटेड आएंगे बाय इसमें हुआ। फिर तुमने क्या हो गया? बैंक ने क्या किया? डिविडेंड पेड किया 1 लाख का, 1 लाख दे दिया तो जो तुम्हारे यहाँ पे बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा? एक तरीके से डेप्रिसिएशन होगा तुम्हारा। नहीं, वो तुम्हारा जो होगा
वो यहाँ का क्या होगा, वो तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा जो तुम्हारे लोगों तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे डेटर क्रेडिटर नहीं लिखा है तो सारा का सारा कैश में हुआ है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा मतलब कंपनी का प्रॉफिट है तुमको मिलने वाला, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाएगा। डेटर डेटर का देखो यहाँ पे कुछ कम बेसिक आ रहा है तो इसका मतलब इशू किया होगा। और यहाँ पे लैंड में भी थोड़ा कम और आ रहा है तो तुमने लैंड परचेज़ किया होगा, तो ये सब एजम्पशन है। फिर उसके बाद से वही कैश और बैंक, तो कैश और बैंक को इस फॉर्मेट में ना बना करके तुम इस फॉर्मेट में बनाओ, यही लिखा है। इंक्रीज़ आ गया और ओपनिंग तुम्हारा क्लोजिंग, तो ओपनिंग को तुम ऐड कर दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, तो तुम्हारा क्लोजिंग आ जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा बोरोइंग मानोगे और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा बोरोइंग मांगना है तुमको। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होता है, कैश अराइज हो रहा है तो जो तुम्हारी फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट से, तो वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। फिक्स एसेट से रिलेटेड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एसेट से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ चीज़ें और आएंगी जैसे फिक्स एसेट खरीदी, ग्रांट मिली, तो वो भी तुम्हारी ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब एज ए कंसोलिडेटेड नहीं है। लेकिन तुमको अगर कैपिटल प्रॉफिट पे अगर तुमको कुछ टैक्स वैक्स मिल रहा है तो वो तुम्हारे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। कैपिटल गेन पे तुमको टैक्स मिल रहा है। तो देखो दो टाइप की मैं एक तो नेट एसेट मेथड होती है, ग्रॉस एसेट मेथड होती है। तो अगर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, अगर टेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन अकाउंटेबल टू पीपी, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंशन टू इंटेंजिबल। ग्रॉस मेथड में तुम्हारा प्रॉफिट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव, जहाँ एसेट्स माइनस नहीं होती हैं। बैलेंस शीट में ऐसे दे रखा है तो तुम्हारा क्या होता है, नेट मेथड लगेगी, और ऐसे दे रखा है तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारी ग्रॉस मेथड लगेगी। और इसको कैसे देखें, तो देख लो ऐसे, देखो यहाँ पे कैसे दे रखा है तुम्हारा, ये नेट ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगी, नेट मेथड लगेगी। देखो नेट फिक्स एसेट एसेट पे अगर फिक्स एसेट का अकाउंट बनाओ तो बीडी, तुम्हारा सीडी जो आता है, तुमने जो परचेज़ किया है, तुम्हारा जो सेल हुआ है, तुम्हारा जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये तो आता ही है। फिर जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन हुआ है, और फिर जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें क्या होता है, राइट ऑफ भी होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग दे दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, परचेज ही आएगा। तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे देखो दे दिया है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे 2 लाख का ये दे दिया है, 3,60,000 ये दे दिया है। डेप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम दिया है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे 20% पर एनम 2 लाख पे, 2 लाख पर 20% 40,000 आएगा। और यहाँ पे ए और बी, मतलब यहाँ पे तो पहले ए है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आगे जा कर के मतलब कि 40,000 है, और 40,000 को तो अगर तुम 2 लाख में से माइनस करो तो 1,60,000 हुआ। तो यहाँ पे मतलब कुछ बी भी है, तो यहाँ पे तुम्हारा बी 2 लाख का है, 2 लाख का है, तो 2 लाख का, तो 2 लाख और तुम डिवाइडेड बाई 2,80,000 के बराबर है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 18 तो 100 कर दोगे तो 2,50,000। तो इस तरीके से होगा। और डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल नहीं किया तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में तो मान लोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो न्यू प्लांट परचेज़ किया मिड ऑफ द ईयर, तो पहले तो ए था, ए पे तुम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 40,000 का, वैसे ही होगा। लेकिन जो मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, तो न्यू प्लांट परचेज़ किया है किसमें, मिड ऑफ द ईयर में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिड ऑफ द ईयर में किया है तो हाँ, वो उससे बस क्या होगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 6/12 हो जाएगा और 1,80,000 90 के बराबर होगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, एट द एंड ऑफ द 3 मंथ यहाँ पे लिखा, मतलब कि 9 मंथ, तो 100 जो तुम निकालोगे, क्या कहते हैं 20%, 100 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 85, 2,80,000 तुम्हारा 85 के बराबर हो जाएगा। तो वैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे पी, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉस्टिंग दे रखी है 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके से एक ग्रॉस मैथड लग रहा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से दी है, लेकिन बैलेंस शीट में तो के अंदर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी थी, तो वो क्या नेट मेथड है। तो तुम क्या करोगे, नेट तुमको चाहिए, WDV चाहिए होगा, तो 80,000 में से 25,000 घटाओगे पहले,
तो यहाँ पे देखो 80,000 55,000 आएगा, तो 55,000 यहाँ पे आएगा, तो 55,000 एक एसेट्स की है, तो मतलब बाकी के सेकंड एसेट्स हो जाएगी, यहाँ पे तुमको बी वाली एसेट्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि इतने में सोल्ड कर दिया 90,000 में, तो तुमको 55,000 वाला एसेट्स तुमको बेचना था, तो 55,000 तुमको बाहर करना था, लेकिन तुमने 90 बाहर कर दिया, तो कितना ज़्यादा बाहर कर दिया वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ये। फिर उसके बाद से तुम्हारी ये तो चीज़ें तुम्हारी सारी की सारी बाहर चली गई। फिर उसके बाद से क्या होता है, तुम्हारा 645 पे तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 1 लाख का चार्ज, तो यहाँ पे 1 लाख चार्ज कर दियो हो, बैलेंस शीट ही दे रखा, तो बाकी का जो बचा होगा वो तुमने परचेज़ किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखो WDV दे रखी है, WDV ऑलरेडी दे रखी है, तो तुम्हारा एक तरीके से प्रॉफिट निकल गया तो खुद ही, तो मतलब कि तुम्हारा WDV 30,000 की है, तो 30,000 यहाँ पे आ गया, बाहर करना है, और 1,70,000 तो इसको तुम बाहर किए, बाहर तुमने 50,000 का कर दिया, बाकी का जो प्रॉफिट हो गया ये तो तुम्हारा पूरा बाहर हो गया। 1,70,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन 1 लाख, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, डेप्रिसिएशन का तुमको परसेंटेज में ऐसे दे देगा, तो यहाँ पे देखो कॉस्टिंग कितनी थी, एक्यूमुलेटेड इतना है, तो इसका मतलब WDV 5,000 की है, तो 5,000 तुमने ये लिखा, बाकी का तुम्हारा 195,000 हो गया। लेकिन 20% पर रहना पड़े, तो 5,000 पे भी तो तुमको लगेगा ना, कुछ नहीं दिया तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में मानोगे तो 5,000 पे तो लगेगा, तो 5,000 का 20% लगेगा, और तुम्हारे मिड ऑफ द ईयर में बेचा है क्या, हाँ मिड ऑफ द ईयर मतलब 6 मंथ, तो 6/12 मतलब 500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा, तो तुमको बाहर करना था 5,000, मतलब 4,500 तुमको बाहर करना था, तुमने कितना बाहर कर दिया, 20,000 बाहर कर दिया, तो जितना ज़्यादा बाहर किया वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। और फिर 195,000 का तुम 20% के हिसाब से निकालोगे तो 39,000 आ जाएगा, तो 39,000 को अगर तुम 195 में से माइनस करोगे तो 156,000 आ जाएगा तुम्हारा। तो तुमको ये पता चलेगा कि न्यू एसेट्स लास्ट में तुम्हारा इतने लास्ट में 244,000 की थी, तो 244,000 की थी, लेकिन 20% डेप्रिसिएशन तो वो 80 के बराबर थी, तो तुम 100 के बराबर निकाल दोगे, और फिर इस पे तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो तुम्हारा पूरा अकाउंट ऐसे करके मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद से क्या आता है, तुम्हारी ग्रॉस एसेट मेथड आती है। ग्रॉस एसेट मेथड मतलब तुमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे क्या होते हैं बैलेंस शीट में दे दिए हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब एक तरीके निगेटिव एसेट्स, मतलब तुमने वो यूज़ कर लिए हैं एसेट्स, तो वो होता है। देखो ये निगेटिव एसेट्स होता है, तुमको पता है कुछ चीज़ें होती हैं ना जो P&L में अकाउंट में जाके क्लोज है, जैसे होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ये जा करके तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे ये डेप्रिसिएशन अकाउंट P&L में जाके क्लोज हो जाता है, लेकिन तुम्हारा ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में तुम्हारे ये क्लोज नहीं होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 5 लाख ये हो गया, तो तुम्हारा 1 लाख का डेप्रिसिएशन, फिर वहाँ पे फिर जो करोगे तो ये 2 लाख का हो गया, मतलब ये कि 2 ईयर का तुम्हारा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब ये कंसोलिडेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर ये 2 लाख का है, और फिर मिड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लग रहा है मतलब 50,000 का, तो 2,50,000 का हो गया। और तो इसमें ना तो आपको एसेट्स और डेप्रिसिएशन को मिलन करने वाला होगा तो बुक वैल्यू निकलेगी, तो तभी प्रॉफिट का क्या होता है पता चलेगा। तो वो बुक वैल्यू मिलन करने वाला जो पंडित जी होगा वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट होगा। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या करेगा, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जैसे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हो तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है ये जो बचेगा, और अगर ये दी होगी तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये दी होगी तो ये हो जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया है 50,000, तो तुम्हारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा, तो एसेट डिस्पोजल तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा तुम्हारा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, जैसे यहाँ पे एसेट डिस्पोजल में 2,50,000 चला गया था, फिर यहाँ पे तुम्हारा PPE अकाउंट है, तो PPE अकाउंट जैसे कि अगर इवैल्यूएशन होता नहीं हुआ तो तुम्हारा PPE अकाउंट तुम्हारा जो चीज़ है वो चला जाएगा तुम्हारे PPE अकाउंट में जो परचेज़ किया, तो PPE अकाउंट से तुम्हारा ये
पीपी अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और तुमको तुम्हारा अगर तुमको सेलिंग प्राइस दे रखी है तो 3 लाख का ये सोल्ड हो गया, और फिर तुमको अपना तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस तुम्हारा वो पता चल जाएगा। तो ये ग्रॉस एसेट्स मेथड से जब तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया रहता है ग्रॉस एसेट मेथड से। यहाँ पे देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, ग्रॉस एसेट मेथड लगाओगे, और वही चीज़ें हैं कि ये ग्रॉस एसेट्स मेथड यहाँ पे लगाओगे। देखो बोल रहा है कि 90,000 वाली कॉस्ट वाली तुम बाहर कर रहे हो, तो 90,000 तुम्हारा एडी वाला कॉस्ट वाला बाहर चला जाएगा, तुमको परचेज वाला मिल जाएगा, और तुम्हारा तुम्हारा फिर उसके बाद से बोल रहा है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारा दे रखा है 1,50,000 तुम्हारा दे रखा है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि हुज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 35,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब ये तुम्हारा 35,000 वाला एडी तुम्हारा दे रखा है, लगा चुके हो, जो डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो ये, फिर तुम्हारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तुम्हारा ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो इसमें देखो तुम्हारा एक कॉस्ट वाला है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जहाँ तक तुम लगा चुके हो, तो ये सब करो तुम्हारा ये अकाउंट निकल जाएगा। और तुम ऐसे स्टेटमेंट से भी तुम करके बना सकते हो कि तुम्हारा कॉस्ट इतना था, तुम्हारा डब्ल्यू दी, तो तुम्हारा प्रॉफिट इतना हो, तो प्रॉफिट मतलब वो तुम्हारा एडी हो गया। परचेज़ का मतलब क्या होता है, तुम 5 लाख ओपनिंग में था, इतना हो गया, और तुम्हारा कॉस्ट इतना सोल्ड हो गया है, तो अब इतने में इतना हुआ, तो परचेज़ कितना हो जाएगा। फिर ऐसे ही तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना है, सोल्ड एसेट्स हुआ है तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा इतना था, तो तुम्हारा अब इतने में तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो ये है, ये तुम्हारा देखो, ये अब कॉस्टिंग पे अब तुम डब्ल्यू डी भी दे रखा है, लेकिन तुम ग्रॉस लगा रहे हो, तो तुमको कॉस्ट पे आना पड़ेगा। तो तुम पहले कॉस्ट पे आए, फिर सोल्ड, तो तुम्हारा 14,000 तुम्हारा एडी ऐसे ही पता चल जाएगा, और बाकी के लिए तुम अकाउंट बना करके निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ है नहीं, वो वैसे ही होगा, अकाउंट बनाना है। में क्या है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, बाकी ये डब्ल्यू डी का कॉस्ट दे रखा है, तो अभी तुम निकाल ही लोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, अब देखो ये आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बीडी और तुम्हारी ये सीडी तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट को तुम ना बेचे भी हो या सेल किए होगे, उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस भी तुम्हारा हुआ होगा, तुमने परचेज भी की होगी, तो ये कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान जब देने वाले डिविडेंड में, ये तुम्हारा प्री एक्विजिशन वाला आएगा, पार्ट वाला प्री एक्विजिशन वाला आएगा। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का इनकम क्या होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड वाला। और ये तुम ना कंसोलिडेटेड तुम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे, तो तुमने ये वाला किया होगा सही से, तो उसमें से देख लेना, ठीक है। फिक्स एसेट नेट के जैसा होता है, बस डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, नेट फिक्स एसेट की जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और जो भी अगर बैलेंसिंग फिगर बच रही है, तो वो तुम्हारा न्यू परचेज में ऐसे करके कंसीडर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच रही थी 70,000, तुम्हारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू देन इंक्रीज बाय 70,000, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 70,000 चला आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर तुम कहोगे कि अरे तो कैश फ्लो में नहीं जाएगा, अरे कैश फ्लो में क्यों नहीं जाएगा, बैंक का बाइफरफिकेशन नहीं करता, बैंक बाइफरफिकेशन नहीं होता प्री और पोस्ट डिविडेंड। तुमको डिविडेंड मिल रहा है ना, तो तुम्हारे लिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी तुमको मिल रहा है वो तुम्हारा क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट में रिसीव में आता है, और यहाँ पे तुम्हारा जो पेमेंट में आता है, तो यहाँ पे जैसे पेमेंट कर रहे हो तो 3,20,000 तुम्हारा पेमेंट में जाएगा, और तुम्हारा 2,00,000 और 10,000 तुम्हारे रिसीव में आ जाएगा, और एक पोस्ट वाला भी है वो भी तुम्हारे रिसीव में आएगा। लेकिन ये है कि पोस्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, तो यह प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट और पोस्ट रिसीव वाला डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे वही रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गया है, बैंक परचेज, ये सब तुम्हारा क्या होता है, कॉमन चीज़ें हैं। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट में ना ये तुमको दे देता है 12% दे देता है, तो इसको तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ओपनिंग पे करते हो, तो ओपनिंग तुम्हारा कितना है, 6 लाख है, 6 लाख का था, तो 6 लाख का 12% 72,000। न्यू परचेज तुमने कितना कर दिया, 1,50,000, मतलब न्यू परचेज तुम्हारा कितना हो गया,
इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड रीवैल्यूड। परचेज तुम्हारे यहाँ पे लिख रहा है 4 लाख का तुमने न्यू परचेज कर दिया तो 48,000। और तुमने मिड ऑफ द ईयर में तुमने कुछ सोल्ड कर दिया, 2,20,000 का तुमने बेच दिया था मिड ऑफ द ईयर, तो 6 बाय से निकाल लोगे तो ये तुम्हारा पूरा पूरा कैश मिला के, क्योंकि क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो तुमको पूरा का पूरा कैश मिला होगा, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है। तो पूरा का पूरा कैश मिला होगा तो तुम्हारी कहाँ चला जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा। और ये तुमने इन्वेस्टमेंट किया था तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब रिवैल्यूएशन का लॉस ना हमेशा पीएनएल में से जाता है, पीएनएल में से सेट ऑफ होता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन का देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट जो होता है वो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, लेकिन जो तुम्हारा लॉस होता है वो तुम पीएनएल से ही करोगे ना, तो पीएनएल में आता है। ठीक है, तो यही होता है। बाकी जो नीचे अंदर वाला एडजस्टमेंट है कि हाँ रिवैल्यूएशन होगा तो अपवर्ड होगा तो इस साइड, डाउनवर्ड होगा तो इस साइड, तो ये तो वैसे ही चलता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिविडेंड पेएबल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं। फिर देना है जब शेयर होल्डर कहते हैं देना है, और वो फुट नोट में डिस्क्लोज होता है, प्रपोज होता है। जब एजीएम में डिक्लेयर होगा कि हम तुमको शेयर होल्ड देंगे तो वो तुम्हारा होता है डिक्लेयर। और डिक्लेयर्ड पे एंट्री बनती है, डिक्लेयर्ड पे डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और अनक्लेम। और ये जो डिविडेंड है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से जाता है। तो फिर उसके बाद जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना तो तुम्हारा डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिविडेंड पेएबल का है, डिविडेंड पेएबल का तो तुम्हारे ये जैसे वो प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का तुम पेड करोगे, और जो बचा हुआ करंट ईयर का उसका तुम क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन बनाओगे। और डिविडेंड पेएबल हमेशा पेड अप वैल्यू ऑफ डिविडेंड रेट पे लगता है, डिविडेंड हमेशा दोनों लोग को दिया जाता है। तो वही है, यहाँ पे जितने का इतना बना लोगे, इतने का वो कर लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर दे दिया डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 90,000, 90,000 दे दिया तो बाकी का बचा हुआ तुम क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से तुम क्या करोगे, बनाओगे। मान लो तुम्हारा क्या होता है, डिविडेंड कितना था, डिविडेंड था तुम्हारा 1,10,000 का, 1,10,000, 1,10,000 में से तुमने क्या कर दिया, तुमने 90,000 का तो तुमने पेड कर दिया, 1,10,000 का 90,000 का पेड करके बाकी का बचा हुआ है। तो वो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तुम्हारा तो डिविडेंड चला जाता है कि तुमको तो 1,10,000 रुपये देना है ना, और तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्यों करते हो, क्योंकि ये शेयर होल्डर का आता है तो इसीलिए गया है। फिर उसके बाद से अगर देख लिया प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का इतना है तो 20% प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड तुम इक्विटी शेयर कैपिटल में से और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख का तो यहाँ पे 12% यहाँ पे उसकी रेट दे रखी है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का तुमको 20% लेता है, मतलब 5 लाख का तुम 20% लोगे तो ये आएगा, तो तुम्हारा पेट वाला निकल जाएगा। ठीक है, पेट वाला निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताओ 5 लाख था, यहाँ पे रहता 6 लाख, तो मतलब 5 लाख था और फिर तुमने 1 लाख भी तो कुछ नहीं दिया तो इशू किया होगा पहले ही में, तो 1 लाख भी उसको तुम कंसिडर करके तुम करते। फिर एडवांस टैक्स है, तो एडवांस टैक्स का सिंपल सी बात है, एडवांस टैक्स का जो टैक्स पेड होता है, पेड दिया है, तो ओपनिंग बैलेंसेस ना जो तुम्हारा पेड को रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग बैलेंसेस तो पीएनएल या प्रोविज़न को रिप्रेजेंट करता है। तो पेड दिया है तो 1,05,000, तो 1,90,000 में मतलब 15,000 और तुमको प्लस कर दोगे, तो यहाँ पर भी प्लस करोगे तो 1,00,000 तुम्हारा 25,000 का तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अकाउंट से भी किए हैं 1 2 टैक्स पेड, यहाँ पे देख लो बैलेंस अगर एडवांस टैक्स देता तो ये यहाँ पे आ जाता और ये यहाँ पे आ जाता, और जो भी बैंक से पेड हुआ है वो यहाँ पे आ जाता, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्वेश्चन में गिवन हो तो इतने का प्रोविज़न हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो तो इतने का प्रोविज़न, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाता। टीडीएस भी क्या होता है, एक तरीके से एडवांस ही होता है, तो वो वाला टीडीएस वाला सर बाद में बताएंगे, तक बताया नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं।
तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है, BDCD। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शेयर होल्डर्स का आता है, तो जो डिविडेंड पेड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी तुम्हारा डिविडेंड का टैक्स दिया जाता है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, DRR, अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, वो यहाँ पे आता है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, क्योंकि अगर जनरल रिजर्व रेवेन्यू कुछ बचा हुआ है तो रिज़र्व में ट्रांसफ़र होगा, तो वो रिज़र्व तो शेयर होल्डर ही का होता है एक तरीके से। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर में तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। अगर लॉस है तो यहाँ पे लॉस आ जाता है, और प्रॉफिट है तो तुम्हारा ऐसे आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से तो सब चीज़ वैसे ही है।